प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो बात हम करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले विफाकी काबीना ई वोटिंग मामले की मुखालिफत पर इलेक्शन कमीशन पर सख्त नाराज। मईशत में बेहतरी के मस्बत अशारियों पर वजीर आजम समेत पूरी काबीना खुश। इस खुशी के पीछे की 4 वजूहात क्या हैं, विफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे शहबाज शरीफ का अपोजिशन के लिए शाइया, मरियम नवाज गायब, इक्तदार की जंग में खानदान के दरमियान दूरियां बढ़ गईं, हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वालों की आपस में फूट पड़ने लगी। इस फूट पड़ने की जो कहानी है वो आपके सामने रखेंगे। और इसके बाद बात करेंगे दुनिया से मिलने वाले तहाइफ कौड़ियों के भाव ले जाने वाले हुक्मरानों के लिए बुरी खबर। लाहौर हाईकोर्ट ने सरकारी तहाइफ की खुफिया नीलामी की पॉलिसी गैर आईनी करार दे दी। हुकूमत को कानून साजी का हुक्म। माजी में परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ गैर मुल्की दौरों से मिलने वाले कीमती तहाइफ किस तरह लूट कर गए, आपको बताएंगे। इसके बाद रिंग रोड मेगा स्कैंडल, जुल्फी बुखारी की मुश्किलात में इजाफा, दावों के बरक्स जुल्फी बुखारी की बहन सकीना बुखारी की मूरत में 123 कनाल अराजी का इंकशाफ। सकीना बुखारी की जमीन कहां है और जुल्फी बुखारी ने इस हवाले से मद्दे मुकाबिल को क्या मौक़िफ़ दिया है, ये आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। रोज़वेल होटल रेकोडेक केस में हर्जाने के तौर पर दिए जाने से बच गया। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड ने रेकोडेक केस टीसीसी कंपनी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। सबसे पहले आमिर मतीन साहब, आपके पास जाने से पहले मैं, क्योंकि काबीना की कहानी है और रऊफ क्लासा साहब हमेशा हमें काबीना की अंदरूनी कहानी के बारे में आगाह करते हैं, सो आपसे पूछूंगी कि जो ये काबीना की अंदरूनी कहानी सामने आई है और खुशी की 4 वजूहात हैं, ये क्या वजूहात हैं? वो तो बताते हैं। आज कैबिनेट का जो इजलास हुआ है उसमें 3-4 बड़े अहम इश्यूज थे। एक तो ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, इसकी समरी यही हुई थी कि आप इसको अलाउ करें, इसको बैन मत करें। और इस पे जो पहले हुकूमत ने बैन किया था, कालदम करार दिया था, और इस पे खासी इस पे तनकीद भी आ रही थी कि जनाब कि आप इसको दोबारा रिव्यू में क्यों जा रहे हैं, क्यों इसको जो फैसला कर लिया है। लेकिन लगता यह है कि हुकूमत जो है वो इस मामले में डर गई है, वो हमें साफ नज़र आ रहा है। सो आज कैबिनेट में इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है, क्योंकि शेख रशीद साहब को ये लग रहा था कि जनाब मैं अगला इलेक्शन नहीं जीत सकता, अगर आपने इन पे कालदम करार दे दिया तो मेरा वोट बैंक है, उनकी कंस्टिट्यूंसी भी इस्लाम खेलते हैं, तो वो उन्होंने जनाब आज वो समरी लेकर पहुंच गया। और ये मज़े की मैं बात बताऊं कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पे इसके साथ मुलाकात हुई थी, यहाँ पे इनकी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी जर्नलिस्टों के साथ, तो उसमें भी उनका यही ख्याल था, जो बाद में रिपोर्ट भी हुआ सामने भी, जिसकी तरदीद नहीं की गई अब तक। उसमें उन्होंने यही कहा था कि जनाब कि इनको ना आप उसमें लेके हैं, नेशनल धारे में लेके हैं, ये जो हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले हैं, इनको सियासी जमात के तौर पर, एक मजहबी ग्रुप के तौर पर इनको धारा में लाएँ और ये भी इलेक्शन में लड़ें, और ये भी सारे का सारा उनका जो एजेंडा है उनको इजाज़त होनी चाहिए। इमरान खान साहब की उसके बाद कुछ सहाफ़ियों से मुलाकातें हुई थी, उसके बाद पहले आर्मी चीफ की हुई, बाद में इमरान खान साहब की हुई। तो इमरान खान साहब की बिल्कुल लाइन जो है ना वो डिफरेंट थी। वो इस हक़ में नहीं थे कि जनाब के इनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ना, इनको आप नेशनल धारे में लाएं, इनको दोबारा पॉलिटिकल सिस्टम के साथ इनको एक्टिवेट करें, क्योंकि ये इमरान खान साहब को ये लगता था कि अगर ये कालदम हो जाती हैं तो नेशनल तौर पर इस्लाम का, जो इमरान खान साहब हैं वो भी राइट विंग की पॉलिटिक्स करते हैं, वो भी एक इस्लाम को बार बार उसको रिपीट करते हैं सामने रख के। सो उनको ये था कि अगर ये नहीं आते, नेशनल धारे में नहीं आते, तो इसका वोट बैंक जो है शायद वो मैं कैश करा सकता हूँ। सबकी यही कोशिश है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी की भी यही थी, उसके बाद इमरान खान साहब की हुई थी। लेकिन दोनों में अब उसमें डिफरेंस आ रहा था कि इसको नेशनल उसमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब ये हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया था कि नहीं इनको हमें नेशनल धारे में लाना चाहिए, जिस पे खासी तनकीद भी हुई कि जनाब फिर वही फड्डे, फिर वही हड़तालें, फिर यहाँ जलसे जुलूस, फिर सारा कुछ होगा, और फिर FTF दुनिया भर में फिर वही आपकी बदनामी, तो यहाँ पे गोलाबारी, तो लड़ाएं, तो टीयर गैस, तो आंसू गैस, मार कुटाई, जो हम सारी देखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली लगता यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है वही वो प्रिवेल किया गया। तो लिहाजा आज उन्होंने कमेटी बना दी है कि आप बैठ के इसको रिव्यू कर ले। मतलब ये है कि शेख रशीद साहब जो हैं, जब इंटीरियर मिनिस्टर उनके साथ मिला हुआ है कि नहीं जनाब इनको नेशनल धारे में लाएं, तो बात खत्म हो गई। एक तो ये बड़ा अहम इशू था। दूसरा जो बड़ा था वो उनके इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने वो कर दिया, वो हर वीक पे अगर जो भी कैबिनेट इजलास होता है उसमें बाकी कोई एजेंडा देखें ना देखें, उन्होंने बाबर रवान साहब जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, इनके जिम्मे लगाया हुआ है उन्होंने ई वोटिंग के हवाले से कि जनाब ई वोटिंग और प्लस ये जो आपकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का प्रोसेस है, तो बाबर रवान साहब के जिम्मे लगाया हुआ है कि आपने सारे काम छोड़ के ना आपने सिर्फ ये 2 काम करने हैं। ई वोटिंग मशीनें आपने लेकर आनी है, वो कहाँ से खरीदेंगे, कोरिया से खरीदेंगे, किसी और मुल्क से खरीदेंगे, लोकली तौर पर खरीदेंगे, बजट क्या होगा,
इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, वो सारे इश्यूज वो देख रहे हैं। लेकिन जो मेन इशू अब नज़र आ रहा है, जो कन्फ्रंट्रेशन नज़र आ रही है, जो कैबिनेट में भी आज इस पे गुस्से का इजहार हुआ, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना, वो डिफाई कर रहा है इसको, कैबिनेट को या वो वज़ीर आज़म को। वो ये समझ रहे हैं कि ये जो भी प्रोसेस हुकूमत यहाँ पे कर रही है, इलेक्शन कमीशन का ख्याल है ये बगैर हमारी उसके कंसेंट या हमारे इनपुट लिए, हमारी रिजर्वेशंस बल्कि ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किए बगैर खुद इनके जहन में जो कुछ आ रहा है बैठ के ये बाईपास कर रहे हैं। इलेक्शन हमने करवाने हैं, हमारी कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस किया जाए। तो कैबिनेट हमारी कंसर्न्स नहीं देख रही, हमारे ऊपर कल को आना है ना कि इलेक्शन अगर आपको फेयर फ्री नहीं होता तो तमाम पार्टी हमें पड़ जाएंगी। सो उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन भी दी थी इनको कि जो उनके एतराज़ात थे, उनकी रिजर्वेशन थी, तो लेकिन कैबिनेट कहती है नहीं, जो हम कह रहे हैं हम रिफॉर्म्स देंगे, आप उसको फॉलो करेंगे। सो इस वक्त जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है आपके इलेक्शन कमीशन में और प्राइम मिनिस्टर के उनकी टीम में, वो इसी पे है कि वोटिंग होनी है नहीं होनी, मशीनें कैसे होंगी, क्या कुछ करेंगे। और इलेक्शन कमीशन अपनी जगह पे डटा हुआ है और वज़ीर आज़म साहब अपनी जगह पे डटे हुए हैं। आज उनको एक लूज बाल की इन्होंने, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिस पे खासी उनकी वहाँ पे एक ठुकाई की गई इलेक्शन कमीशन की। कि इन्होंने एक सहाफ़ी हैं तलत हुसैन साहब है, हमारे सीनियर हैं, तो उन्होंने एक इस पे यूट्यूब पे उन्होंने एक वीलॉग किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि इलेक्शन फ्रॉड जो है ना ई वोटिंग के जरिए कैसे होते हैं। अच्छा। तो इन्होंने बैठ के इलेक्शन कमीशन ने उनके यूट्यूब की वीडियो जो है ना वो उठा के ट्वीट भी की और कोई फेसबुक पेज पे भी लगा दी, जो इलेक्शन कमीशन का अपना है। ठीक है। उस पर बड़ी शदीद कैबिनेट आज नाराज़ हुई है कि हाउ कुड यू डू दैट, कि आप तो पहले से अपना मौके बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये पहले से हमें बता रहा है कि ई वोटिंग होगी, या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अगर आप उसमें आप लेके आते हैं तो इसमें फ्रॉड होंगे, तो फिर आपसे क्या बात हो सकती है, आप बेस्ड हैं पहले से। तो इलेक्शन कमीशन ने ये वजाहत दी है जनाब कि किसी जो टीमें हमारी सोशल मीडिया टीमें चलाती हैं उनमें से किसी लड़के से या कोई एक उनको एडमिन जो है ना उससे गलती हुई है। उन्होंने कहा गलती हुई है तो फिर आप एक्शन ले और हमें बताएं कि क्या उसमें गलती नहीं होती है। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन का अपना इस पे एक माइंड है, एक उनकी अप्रोच है और पूरी टीम को पता होता है कि ये जो है हमारे इदारे का क्या व्यू है, उसके मुताबिक ही वो पेजेस चलाते हैं, उसके मुताबिक ही आपको ट्विटर वगैरह चलाते हैं। सो खैर उनको रगड़ा वहाँ पे इलेक्शन कमीशन, लेकिन लग रहा है मुझे लड़ाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और कैबिनेट जो है ना पोल अपार्ट खड़े हुए। एक तो ये था। लास्टली जो बड़ा इशू था जिस पे कैबिनेट बड़ी खुश थी, मैंने किसी से राय से पूछा, अक्सर ये होता है कि 2-4 वजीरों के ठुकाई मतलब वर्बल क्लैश हो जाता होता है कभी न कभी, वो हर मीटिंग में होता है। लेकिन आज की मीटिंग में जो अच्छी खबर थी वो ये थी कि कोई लड़ाई झगड़ा कोई डिबेट वहाँ पे नहीं हुई, सारे बड़े खुश थे, हैप्पी थे कि बड़े अरसे बाद कोई बड़ी खबर आई है, हमारी ग्रोथ तकरीबन 4% के करीब, 3.9 बताइए मेरा ख्याल है 3.94 भाई, चले बहुत बड़ी बात है कि हमारी चली गई। अगरचे मादरत के साथ नज़र तो नहीं आ रही फील्ड में, बल्कि फिर उनको मैं बताता हूं उसके बैकग्राउंड जी। डॉक्टर पाशा साहब भी कह रहे थे कि भाई साहब एक तरफ आपकी इनकम पर कैपिटल इनकम कम हो गई है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं लोगों की स्पेंडिंग बढ़ गई है, आपकी जेब में पैसे कम हो गए तो स्पेंडिंग कैसे बढ़ गई है। बहरहाल ये इस पे मैं कोई इस पे एक्सपर्ट नहीं, सो आई एम नॉट गिविंग एनी ओपिनियन, लेकिन उन्होंने कहा इंडिकेटर्स बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। ये गंदम हमारी बम्पर हो गई है, हमारा गन्ना हमारा बम्पर हो गया, राइस क्रॉप हो गया, बस काटन नीचे चले गई, $2 अरब की जो हमने वो किया, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग हमारी बढ़ गई है। सो इस तरह के फैक्टर्स जो है ना, अगरचे इनको बेल आउट फिर भी एग्रीकल्चर ने किया है, जो ग्रोथ नज़र आ रही है ये एग्रीकल्चर से नज़र आ रही है, जो 3-4 बड़ी क्रॉप्स हुई हैं। सो उस पे सारे वजीर जो है ना बड़े खुश थे, हैप्पी मूड थे। बाकी आमिर साहब जरा इस पे बताएंगे आमिर मतीन साहब, एक तो ये जो कैबिनेट की अंदरूनी कहानी है क्लास साहब ने भी बताई और एक्सक्लूसिवली हमेशा बताते हैं, इस पर क्या टेक है आपका। और सेकेंडली जो ऑपोजिशन बेंचेस है उधर भी एक सिचुएशन थोड़ी बनी हुई है, एक डिनर होता है उसमें मरीम नवाज नहीं होती, फिर उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, शाहिद खाकान कहते हैं कि अगर पीडीएम के साथ मिलकर बैठे तो मैं जो ओहदा है पीपल्स पार्टी अगर वापस शामिल होगी तो मैं ये ओहदा ही छोड़ दूंगा। तो क्या इस सिचुएशन को देख के कहेंगे? एक क्लियर कंट्रास्ट तो नज़र आता है कि जिस तरह आपने अभी फरमाया कि पीडीएम के हालात बड़े ही जो है डिगरगू होता है बड़े ख़राब ही हैं, कि एक तो लड़ाइयाँ नून लीग के अंदर चल रही हैं कि जहाँ मरियम बीबी जाती हैं वहाँ शहबाज शरीफ नहीं जाते, शहबाज शरीफ की मीटिंग जो होती है उसमें मरियम बीबी को नहीं बुलाते, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक रही है शहबाज शरीफ को रोकना, क्योंकि उनका यही नहीं क्लियर हो रहा कि उन्होंने लड़ना है कि सुलह करनी है। जो अगर शहबाज शरीफ चले जाते हैं तो फिर वो बयानिया इर्द गिर्द मरियम बीबी के आना था। अभी दोनों के रहते हुए नून लीग का ये मसला रहेगा। वो बेचारे एम पी फंसे होते हैं कि वो बाजी की तरफ जाएँ कि भाईजान की तरफ जाएँ, तो उनको ये भी फैसला है। फिर यह है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी हैं, जैसे शायद खाकान अब्बासी साहब ने आज कह दिया कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा और पीपल्स पार्टी से की है,
तो फिर अगर पार्टी छोड़ने की उनको अगर पता है, शहबाज शरीफ को, बहरहाल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, तो आप उनसे मीटिंग क्यों करने जा रहे हैं? पीडीएम के अंदर कोशिश करें ना शहबाज शरीफ एएनपी और पीपल्स पार्टी को लेके आए। उतनी सख्त फजल रहमान साहब ने बयान दे दिया है कि जनाब उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी किसी मूड में नहीं नज़र आ रही। तो एक नून लीग के अंदर इख्तलाफात, फिर पीडीएम के अंदर इख्तलाफात, और बिल्कुल इस वक्त जबकि पीटीआई नज़र आ रहा है वो इलेक्शन मोड में चले गए हैं। उन्होंने एकदम जो पहले था ना इमरान खान साहब को जो एक शौक चढ़ा हुआ था कि जी मैं मैक्रो ठीक कर रहा हूँ, और वाकई जो है उन्होंने मैक्रो कुछ हद तक ठीक भी किया कि फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट डेफिसिट और बला बला चीज़ें ठीक की। अब समझ आई है कि जनाब ये इलेक्शन में लोगों के लिए जो है ना चीनी आटा ही मैटर करता है, महंगाई मैटर करती है, बेरोज़गार मैटर कर रही है। तो एकदम नज़र आ रहा है क्लियरली कि पीटीआई जो है ना इलेक्शन मोड में जाके उसमें आप उसको कह लें, फॉर एग्जांपल ये लब्बाई का फैसला जो अब कैबिनेट में किया है, प्रिपेयरिंग फॉर ये इलेक्शंस, इसको आप प्रैग्मेटिज्म कह लें, इसको आप फ्लेक्सिबिलिटी कह लें, इसको आप हिपोक्रेसी कह लें कि देखें ना उन्होंने इतने करोड़ों रुपए की अमलाक जलाई, उसके बाद बंदे मार दिए, पुलिस वालों को मारा, वो हुआ, सारा इतना जख्मी स्टैंड हुए। लेने के बाद जो है एकदम से घुटने टेक दिए। ये प्रॉब्लम रहेगा, इसका प्रॉब्लम का हल निकालना है। पर फिलहाल क्योंकि शेख रशीद साहब को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नजर आ रही है और वो डरते भी हैं इन लोगों से कि वो उन्होंने 200 बंदा लाल वैली भेज दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो ये टेक गए। मगर जिस तरह तरीन साहब को लाए हैं और जिस तरह की बजट की खबरें आ रही हैं पीटीआई की कि इस दफ़ा वो स्पेंडिंग करेंगे, डेवलपमेंट फंड्स देंगे, पैसे बांटेंगे नालियों के एमपीए एमएनएस के अंदर, तो वो बिल्कुल एकदम उन्होंने यू टर्न कह लें, ये एकदम से वो चौथे 5वें साल में वरना इलेक्शन मोड होता है, ये चौथे साल में जा चुके हुए हैं। जबकि ये बाकी पार्टियां जो है ना इनकी आपस में इनसे मसला नहीं हल हो रहा। अब ये पीटीआई ने जो एक फॉर एग्जांपल नया फिगर आ गया है, पहले देखे ना 2% 3%, मतलब 2% से बड़ी कोई नहीं रहता। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इवन गवर्नमेंट के अपने फिगर जो थे ना 2% ग्रोथ के थे, एकदम 3.94 आ गया। अब ये अपोजिशन नहीं उसको अपोज कर रही, रैशनलाइज कर रही है, हमें उनसे नहीं पता चल रहा। ये तो मोतबर आदमी है हफीज पाशा साहब, उन्होंने कहा है कि 3.9, बहरहाल मेरा ख्याल है अगर है तो बड़ी अच्छी खबर है, और कोरोना के हालात में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर है। और उन्होंने दो चीज़ें कही हैं, एक तो ये 9 महीने का फिगर है, तो ये अभी जब 12 महीने 3 महीने का साल के एंड पे जाके देखेंगे कि थॉरो है कि नहीं है, उसका इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्योंकि प्रीमेच्योरली पीटीआई के अंदर टेंडेंसी है कि जिस तरह वो केकड़ा जो समुंदर के उसमें भेजा था तो उन्होंने एकदम पहले ही विक्ट्री वाडा साहब ने चीखें मारनी शुरू कर दी थी। तो इनमें है कि वक्त से पहले जो है ना ये बहुत ज़्यादा विक्ट्री की निशान खड़े कर देते हैं, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा ये एक जो हफीज़ पाशा साहब का आर्गूमेंट, उन्होंने कहा जनाब एक चीज़ होती है कंजम्पशन, उसमें आपने 15% जो एकदम बता दिया है, तो ये 15% का इजाफा समझ नहीं आता। तो वहाँ पे शक वो कह रहे हैं कि जनाब ये शायद जो है ना थोड़ी सी फजिंग कुछ की ही है, या स्टेटिस्टिक का ब्यूरो जो है ना गड़बड़ वहाँ पे कर रहा है, ये फिगर नहीं समझ आ रहा। अगर 7% का हो तो ये आधा रह जाता फिर। और दूसरा उन्होंने ये भी एक खबर आ रही है कि इन्होंने असद उमर साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट की कि हमारा जो है ना 1200 से $1500 जो है ना पर कैपिटा इनकम हो गई है। तो वो शहबाज रबाना अच्छे रिपोर्टर है, उन्होंने कहा जनाब ये जो है ना 1998 के सेंसस के फिगर्स यूज़ करके ना पॉपुलेशन थोड़ी होगी, तो उससे कर रहे हैं, जो ही ये लेटेस्ट फिगर डालेंगे ना सर्वे के मुताबिक डालेंगे तो ये दोबारा 1200 से भी 1100 पे चली जाती है, वो नहीं है। हफीज पाशा ने भी कहा है, हफीज पाशा साहब ने भी वही वाली बात की है। Consumption मगर असल बात ये है कि बड़ी अच्छी खबर है, अगर ये है भी 4% के करीब अगर ग्रोथ है और 5 भी अगर हो जाती है तो ये भी देखना, ये इसका मतलब नहीं है कि गरीब आदमी का इसमें फ़ायदा हो रहा है। जो महंगाई है उसमें सप्लाई साइड पे इनसे वो जो कार्टेल्स हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे। ये बाकी तो हम चीनी वगैरह आटे को रो रहे थे, ये कंपटीशन जो कमीशन है उन्होंने अभी ये चिकन और अंडों का भी बता दिया कि वहाँ पे किस तरह ये ख़राब कर रही है, तो इनको वो भी देखना है। दूसरा सिर्फ ये 4% ग्रोथ का ये मतलब नहीं है, जब तक ये इसको आप ट्रांसलेट ना करें कि आम आदमी को इसका कैसा फ़ायदा है। सेठ तो पहले भी बड़ा अच्छा जा रहा था, जब ये नहीं भी थी ग्रोथ आ रही तो उनको आपने 2 ट्रिलियन के फवायद दे दिए हुए थे। और ये मेरी नहीं है, अभी रिसेंटली ये यूएन वालों की अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई हुई थी, वर्ल्ड बैंक की आई हुई थी कि जनाब ये पाकिस्तान के अंदर ये माफियाज हैं, यही खा रहे हैं।
तो इसको रोजगार में ट्रांसलेट करना और इसको गरीब आदमी को इन्फ्लेशन का करना, जब तक ये नहीं करेंगे तो पीटीआई के मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक है, पीटीआई के मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक आम आदमी के मसले हल नहीं होने शुरू होंगे और उनके हालात नहीं बेहतर होंगे। और इसके अलावा ब्रेक के बाद बात करेंगे कि गैर मुल्की दौरों से जो मिलने वाले कीमती तोहफे थे वो कहाँ गए और इसके बारे में क्या पेशरफ्त हो रही है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में एक बार फिर खुशामदीद। रऊफ क्लासा साहब, ये तोशा खाना की जो कहानी है, इससे जो लूट मार की कहानी है, ये क्या है और इसमें कौन कौन से सरबराहान हैं जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं? क्योंकि जो डिटेल्स सामने आई है उसमें तो ज्वेलरी बॉक्सेस, मफलर्स, रुमाल, कालीन, ये भी नहीं छोड़े गए। वैसे ये मैं इनसे पहले कि ये कहीं क्रेडिट दे दूं कि ये स्टोरी जो है ना कंसिस्टेंटली ब्रेक भी इन्होंने की थी, फॉलो भी यही करते रहे हैं, तो ये एक किस्म की इनकी इंडिकेशन है कि पिछले 10-15 साल से इस स्टोरी के तोशा खान की क्लास लगे हुए हैं इस पर। मेरा किताब भी, नेक्स्ट किताब तोशा खाने पे ही आने वाली है। तोशा खाने पे भी लगे हुए हैं। आज जो बड़ा फैसला किया है लाहौर हाई कोर्ट ने किया, चीफ जस्टिस कासिम अली खान साहब जो हैं उनको मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए कि यहाँ पे एक एलीट क्लास ने अपना एक इन्होंने क्लब बनाया हुआ है, अपने ही रूल्स बनाए हुए, अपने ही रेगुलेशंस हैं कि जब ये फॉरेन उस पर ट्रिप्स पे जाते हैं लोगों को ज़रा बता दें कि तोशा खाना होता क्या है, तो वहाँ पे स्टेट लेवल पे इनको गिफ्ट्स मिलते हैं और सबसे महंगे गिफ्ट इनको मिलते हैं सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई से। ये जहन में रखें। इसलिए जितने ज़्यादा दौरे आपको नज़र आते हैं ना, इनको वापसी पे बहुत कुछ इनको मिलता है हुक्मरानों को। मसलन इनको ज्वेलरी बॉक्स मिलते हैं, इनको नेकलेसेस मिलते हैं, इनको हीरे जवाहरात मिलते हैं, इनको यहाँ ब्रेसलेट मिलते हैं। बेनजीर भुट्टो साहब एक नेकलेस की वजह से जनीवा में 5-10 लाख रुपए पता नहीं कितने का था, वो सजाएं भुगत ली, रेड वारंट जारी हुआ है। और जनाब मुशर्रफ साहबा की साहिबा मुशर्रफ सऊदी अरेबिया गई, उनको 70 लाख रुपए का ज्वेलरी बॉक्स दिया। जो इन्होंने असेस किया 70 लाख का है, वो 1.5 करोड़ का होगा, ये बता रहा हूँ। ऐसे शौकत अजीज साहब की, उनकी बेगम साहबा को ज्वेलरी बॉक्स, चौधरी शुजात हुसैन साहब के, नेम एनी वन के जो हेड ऑफ द स्टेट यहाँ से गया है। इसके बाद सारे एंटूराज को, इवन जो साथ में स्टाफ भी जाता है, साफी जो जाते हैं, उनको भी माशाल्लाह बड़ी बड़ी घड़ियां मिलती हैं। उनको घड़ियां और लाखों रुपए की घड़ियां मिलती हैं, गाड़ियां आसिफ अली जरदारी को मिलती हैं। खैर ये पहले ये होता था। मैं ज़रा इस पीटी हुकूमत में आना चाहता हूँ, ज़रा इनका ये मज़े की चीज़ है। इससे पहले कि मैं उस पर जाऊँ, उस पर आसिफ अली जरदारी साहब पे, गिलानी साहब पे, और सबसे बड़े डाके जो मारे हैं ना, जो अरबपति आया था सबसे बड़ा पाकिस्तान को, ठीक है, शौकत अजीज भी पाकिस्तानी तारीख में सबसे बड़ा डाका अगर कोई मार के यहाँ गया ना, उन्होंने 1125 सर यहाँ से वो लेके गए गिफ्ट, 2-4-2.5 करोड़ रुपया पे करके। उस वक्त हमने एस्टिमेट किया था, इमरान मगराना हमारे बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, वो मेरे साथ कैलकुलेशन करते रहते हैं, वो चीज़ें बनाते रहते हैं। उन्होंने 26 करोड़ रुपए की चीज़ें 2-2.5 करोड़ रुपया पे करके ले गए, जो आजकल वो अपने लंदन वाले घर में उन्होंने सजा कर रखी हुई है। बड़ा क्रूडली घटिया तरीके से किया था कि 2-2 आने की चीजें भी नहीं छोड़ी सर। उन्होंने अंडरवेयर, यहाँ पे अंडरगारमेंट्स, बाल्टियां, बुनियाने, अजार बंद। एक आप यहाँ से देखें कि शहजादा चार्ल्स आया था, वो इनकी बेगम साहबा के लिए लाया था जनाब, एक बैग लाया था, उसकी कीमत इन्होंने 300 रुपये लगाई। वो मेरा को 1 पाउंड शॉप से खरीदी होगी उसने, इल्फर्ट जाके, अंदाजा करें। अच्छा, इसके बाद वो आया था टोनी ब्लेयर साहब आए थे, उनकी बेगम साहबा, इनकी बेगम साहब के लिए वो लेके आई थी, बैग लेके आई थे एक, और उसकी कीमत 2000 रुपये लगाई गई थी। अंदाजा करें कि कैसे चोर या डाके खुद ही कीमत लगा लेते हैं, ब्यूरोक्रेट असेसमेंट करवाते हैं और फिर अपनी मर्जी की लगा के वो घर ले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आला काम जो है वो 2 लोगों ने किया। जनरल मुशर्रफ ने सबसे ज्यादा गिफ्ट्स लिए, क्योंकि उनका 8-10 साल का पीरियड था, ज्यादा विजिट्स उनको। रम्स फील्ड ने, मैं बताता जो बोलना जो, उन्होंने 2 पिस्तौल दिए उन्होंने, और इतना इनका मोहब्बत, इनका प्यार था। अमीर मुकाम सा है उस वक्त, अमीर मुकाम को वैसे ये तरीका बार गोल्डन गन्स, उन्होंने एक पिस्तौल इसको दिया था अमीर मुकाम को। पिस्तौल वो कहते हैं ना, या दुपट्टा ये बदल बहनें जैसे होती हैं, ऐसे पिस्तौल बदल भाई बन गए थे यहाँ पे अमीर मुकाम और जनरल मुशर्रफ, वो जो थी उनको एक उन्होंने वहां पे दी। आप रख लें, मेन जो अच्छा काम किया वो 2 लोगों ने किया, मुझे बड़े पसंद आए हैं दोनों। एक जनरल मुशर्रफ 465 के बाद उन्होंने गिफ्ट जब लिए 2004 तक, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट करनी बंद कर दिए, क्योंकि आपको 10% देना पड़ता है। उन्होंने रिपोर्ट कौन करे, कहाँ से पैसे, तो सीधा उधर ही आर्मी हाउस भेजना है मुझे, और सारे वहाँ पे जाते हैं। 2004 के बाद जनरल मुशर्रफ का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इनको तोहफे मिले या नहीं मिले, खा पी गए निकल गए सारे। अच्छा। दूसरा काम बड़ा किया, जो सबसे बड़ा था, फवाद हसन फवाद ने, जो मासूम आदमी है बेचारा, आजकल जूम टीवी पे वो बैठ के लेक्चर दे रहे हैं कौम के अखलाकियात। नवाज शरीफ साहब ने सबसे ज्यादा विजिट्स किए हैं। 3 लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विजिट्स किए हैं और सबसे ज्यादा गिफ्ट लिए हैं और लूट मार करके घर लेके गए। एक जनरल आपके
के आपके ये हो गए परवेज मुशर्रफ, मुशर्रफ साहब थे, शौकत अजीज थे और नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ ने 100 से ज़्यादा विजिट्स की पिछले अपने 4 इक़्तिदार साल में। में। इनसे डिटेल मांगी थी कलसूम परवीन साहिबा से, अल्लाह उनकी मगफरत करे। उन्होंने, वो सेनेटर थी 2000, उन्होंने 15 फरवरी 2017 को उन्होंने डिटेल मांगी इनसे, तोशा खाना से, कैबिनेट डिवीजन जो है, कि हमें बताया जाए पिछले 3 सालों में किस किस ने कितने विजिट्स किए, किस किस को क्या मिला। अब ये सारा उन्हें समझ आ गई कैबिनेट डिवीजन को कि ये सारा नवाज शरीफ साहब का कच्चा छटा इन्होंने खुलने वाला है। उन्होंने जनाब एक 2 पेजेस का लेटर भेजा इनको, फवाद फवाद ने, कैबिनेट सेक्रेटरी ने, कैबिनेट वालों ने। उन्होंने कहा जनाब ये जो तहैफ हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जो फैसला है बड़ा अहम फैसला किया, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब इसको मजीद ओपन करें। उन्होंने कहा जनाब कि ये नेशनल सीक्रेट हैं, ये तोहफे जो स्टेट टू स्टेट लेवल पे मिलते हैं, एक हेड ऑफ द स्टेट दूसरे को दे रहा है। अगर हमने इनको अवाम को बता दिया, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हमने इसकी डिटेल अगर बता दी, तो इससे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट जो है बड़े मुतासर होने का खतरा है। इससे बहुत बड़ी हाइप क्रिएट होगी, मीडिया इसको उछालेगा, कौन कौन को क्या कहा गया, लिहाजा हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। जनाब 2017 के बाद इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर करने बंद कर दिया कि इस मुल्क में किसको क्या कुछ मिल रहा है। और मजे की बात, 2.5-3 साल हो गए, मैंने 3-4 इनके वजीरों से बात की, इनके पीटीआई वालों से। मैं कि जनाब खुदा का खौफ करें, नवाज शरीफ साहब 100 विजिट्स के बाद क्या कुछ लेके गए, उनके वजीर क्या कुछ लेके गए, या सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी क्या लेके गई है, जरा इसको आने दें पार्लियामेंट में। उन्होंने 2-4 वजीरों ने जोर लगा दिया, सर कैबिनेट मिनिस्ट्री ने, यहाँ पे कैबिनेट डिवीजन ने वो इंफॉर्मेशन नहीं निकलने दी। क्यों? कि नवाज शरीफ साहब के वहाँ पे अभी भी निचले लेवल पे बहुत सारे हमदर्द बैठे हुए हैं, फवाद के बैठे हुए हैं, बहुत सारा कुछ इसमें छुपा हुआ है। ये करते क्या है ब्यूरोक्रेसी, ये सारे का सारा ये डिटेल जाती, आपस में ये बैठ के बांटते हैं, आपस में कंट्रोल किस्म की ये करते हैं, इस पे ऊपर खाते हैं तो नीचे वाले भी खाते हैं सर। इस पे करते ये हैं, इन्होंने एक असूल बनाया जिसके खिलाफ उन्होंने फैसला दिया है कि ये जो तहैफ है ना, सिर्फ ये ब्यूरोक्रेट्स ले सकते हैं, अवाम जो है ना वो नहीं ले सकते। जिस पे चीफ जस्टिस ने अच्छा कमेंट किया, उसने कहा यानी औकात नहीं, अवाम की औकात नहीं है। ये जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, ये आपस में बैठ के इसकी नीलामी करते हैं, कंट्रोल किस्म की प्राइसेस, क्योंकि मर्जी से खुद लगा रहे हो, तो लिहाजा घड़ियां, लाखों की घड़ियां हजारों में ले लू के ये सारे का सारा यहाँ पे ले जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये चीजें आपको मिलती हैं स्टेट के, आपको नुमाइंदे के तौर मिलती हैं, स्टेट के प्रेसिडेंट, ये स्टेट वर्सेस स्टेट है, और स्टेट हम भी तो देते हैं ना। जब वो लोग साहब ने ये 1 अरब रुपया ले गए थे, ये कह के कि जी मेरी उनसे क्लोज सऊदी से बड़ी दोस्ती थी, ये मुझे दिया था। अब मुझे ये समझाया जाए कि इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट वो डिटेल तहैफ की क्यों बताने को तैयार नहीं जो नवाज शरीफ साहब के दौर के, वजह क्या है, अपने दौर के क्यों नहीं बता रहे। अभी आजकल एक और सुनते जाएं, एक आपको मजे की एक कहानी सुनाए कि एक ये दौरे पे गए, वहां पे तो पता ये चला है कि आपके जो ये वजीर आजम साहब थे, उनको जो दिया गया है, तोहफा दिया गया, उसकी लागत 5 लाख रुपए थी। ये बड़ी आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। और जो उनके एक सेक्रेटरी थे, मिलिट्री सेक्रेटरी थे पहले वाले, मौजूदा की नहीं बात हो रही, उनके तहैफ जो दिए गए वो ज्यादा महंगे थे। जरा अंदाजा करें, इस पे भी मसले हुए सारे के सारे। ये असेसमेंट्स करवाते हैं अपनी मर्जी की, उसके मुताबिक ले जाते हैं। अब सवाल यह है कि यहाँ पे उसमें नवाज शरीफ साहब ने नहीं निकलने दी इन्फॉर्मेशन, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर तक निकलती रही है, इससे पहले आती रही है। जो ही बारी लगी है नवाज शरीफ साहब की और तो जो ही बारी लगी है इमरान खान साहब की, कि इनके भी हमें पता चले ना। आपने जमा करवाए हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पे आपने जमा नहीं करवाए, घर ले गए, ये कह के कानून के तहत हम रख सकते। कानून किसने बनाया है? कानून भी इन्हीं लोगों ने बनाया है। जो मैं बता रहा था, शौकत अजीज की कहानी सुन लें। वो गए सर, नेपाल के गवर्नर ने 2 स्कार्फ दिए, लेडी स्कार्फ। आपको पता है कितनी उनकी कीमत लगी? 25 रुपए ईच। नेपाल के गवर्नर है, मतलब इन लोगों की यार, वो कहते ना एक लफ्ज होता है झूठे रूप के दर्शन। इनसे कोई बड़ा फ्रॉडिया हो सकता है? शौकत अजीज से कोई बड़ा फ्रॉडिया पैदा हो इस मुल्क में कि लेडी वो आती है, उसकी चार्ल्स की बेगम आती है, वो आती है, वो 300 रुपए का पाउंड शॉप से इनके लिए बैग ले आती है। यार ये कौन लोग हैं? वो ज्वेलरी बॉक्स लेके आते हैं, उसकी कीमत 2000 रुपए इस पे रख लेते हैं। इस पे कौन सा हु इज हु जिसने इस पे आके पैसे नहीं बनाए? ये करोड़ों रुपए, 26 करोड़ रुपए का लीगली तौर पर डाका मारा। मैं कह रहा हूं आपको, शौकत अजीज ने यहाँ पे आसिफ अली जरदारी ने गाड़ियां मंगवा ली कि मुझे गिफ्ट हो रही हैं, गाड़ियां गिफ्ट हो रही हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब हैं, इनको आपको याद होगा सऊदीज ने जब 2007 में इनको वापस लाए थे, वो अपने साथ बुलेट प्रूफ वो गाड़ियां लेकर आए थे। अगर डिटेल अगर आपको मैं थोड़ी सी, केस भी सर नैब के अंदर चल नहीं रहा इन सबके खिलाफ, तो नैब वाले गिफ्ट नहीं लेते?
ये नए वाले जो आते जाते हैं गिफ्ट नहीं लेते, ये आज से 10-12 साल हो गए इनको केसेस को, इनको चलते हुए। अच्छा, मरियम नवाज साहबा को भी घड़ियां मिली, खैर एक उनको भी मिली थी, और उनकी इन्होंने बैठ के जो घड़ियां मिली थी वो कह रहे हैं तहफ खाने में इन्होंने जमा करवाई। अच्छा, मुशर्रफ साहब ने 4 करोड़ रुपए जब तक रिपोर्ट करना बंद नहीं किया, वो 55 लाख रुपए में घर ले गए। और इनकी बेगम साहबा को सबसे ज्यादा, क्योंकि जनाब मुशर्रफ साहब मैं फिर कह रहा हूँ वो लंबा अरसा रहे थे वो, उसके बाद अच्छा इसके बाद 2002 में इन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने परवेज मुशर्रफ को लेदर का बैग उन्होंने गिफ्ट किया, उसकी कीमत 1800 रुपए लगाएगी आमिर साहब। ये लूटमार, ये सारी चीजें लंबी लिस्ट है और उसमें कोई गर्ज की कोई चीज नहीं है। लास्टली मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस साहब से कि ये जो इन्होंने आके ये कहा है ना कि नेशनल ये सिक्योरिटी और डाके और चोरियां हो रही हैं तोशा खाने में और पूरी ब्यूरोक्रेसी मिल गई है कि हमने इसको एक्सपोज नहीं होने देना डिटेल में, प्लीज ये ऑर्डर करें, इनको ये हटाएं यहाँ से। इस कौम का राइट बनता है कि पता चलना चाहिए कौन कौन किसके घर में क्या चीजें लेकर गया। ये अवाम का पैसा था, अवाम की चीजें स्टेट ऑफ पाकिस्तान को गिफ्ट मिले, ये किस इंडिविजुअल को गिफ्ट मिले, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इससे बैन उठाएं और लिस्ट हमारे साथ शेयर करेंगे, लिस्ट शेयर की जानी चाहिए। और इसके अलावा जुल्फी बुखारी की मुश्किलात में किस तरह से इजाफा हुआ है इसके बारे में भी बात करनी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर मतीन साहब, जुल्फी बुखारी के दावों के बरक्स कुछ हकाइक सामने आए हैं और जुल्फी बुखारी का अपना मौक़िफ़ भी इस पर सामने आया है, क्या कहानी है ये जी? रिंग रोड का जो स्कैम है, ये इसमें से व्हील्स विद इन व्हील्स रोज़ एक नई चीज़ निकल आती है। इसमें 2 किरदारों के ऊपर सवाल थे, पीटीआई के गुलाम सरवर खान साहब पे थे और एक जुल्फी बुखारी साहब का इनडायरेक्टली नाम लिया गया था। इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्फी बुखारी से ने रिएक्ट किया। ये 2-4 रोज़ पहले हामिद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने इतना, एक होता है आप ट्विस्ट करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं, ये सरीहन झूठ बोल देते हैं, साफ आंखों में आंखें डाल के कैमरे में और बहुत सख्त अल्फाज में कि मैंने रिज़ाइन इसलिए कर दिया कि मेरा 1 रुपया भी वो शहबाज शरीफ वाला तरीका के साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इस टाइप की इन्होंने सख्त बातें की और बहुत सख्त अल्फाज में। उसके बाद जो एक ये इन्होंने कहा जी मेरे वालदैन का, मेरी बहनों का, मेरे ख़ानदान का, इमीडिएट फैमिली का, किसी का भी कोई एक भी इन्वेस्टमेंट दिखा दे कि एक कनाल का प्लॉट भी लिया हो, जो है ना वो सब शायद टाइम हो तो निकाल भी सकते हैं वो वाला क्लिप जो है। उसमें अब निकला है कि 2019 में एक FIR इनकी बहन की तरफ से, इनकी हमशीरा का नाम है सकीना, उन्होंने ये जमा करवाई कि जनाब वहाँ पे जो है मौजा मूरत जो है, मौजा मूरत में उनकी 123 कनाल की कि जनाब एक कंपनी है जिसका नाम है आल-ए-नाम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे ज़मीन 123 कनाल के लिए खुद कही है कि हमारी ये खा गए हैं, 300 कनाल ली गई थी वहाँ पे और वो कह रहे हैं कि जनाब ये इसमें मेरे 36% शेयर हैं और ये SCCP में भी रजिस्टर्ड है। सिर्फ ज़मीन खरीदी नहीं गई बल्कि लैंड डेवलपमेंट, हाउसिंग डेवलपमेंट का कारोबार में भी ये लोग मुलव्विस थे। तो उन्होंने ये जो था, और हमने कहा शायद हो सकता है ये मौरूसी ना हो जाए, अगर मौरूसी है तो हमने जुल्फी बुखारी साहब को, हमारे प्रोड्यूसर समी राना अशरफ साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने बिल्कुल एतराफ़ किया, तस्दीक की और फिर झूठ बोल दिया कि इसका रिंग रोड के पास नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल FIR के अंदर मौज़ा मूरत लिखा हुआ है और हम ये बार बार कहते रहे हैं कि ये एक लोगों को, क्योंकि जोग्राफिया जिसको इस्लामाबाद का नहीं समझ आए, ये प्रोड्यूसर ज़रा वो दोनों नक्शे दिखाइएगा। जो पुराना नक्शा था जिसके अंदर ये 33 किलोमीटर की रिंग रोड बन रही थी कि अडयाला रोड से सीधी ये ठल्लियाँ आती थी, ये सरकारी नक्शा, इसके ऊपर 2-3 रिंग रोड देखें किस तरह एक्सपैंड होती रही, ये सरकारी नक्शे में देखें। और अब इसके अंदर मूरत तक लेके गए, ये ठल्लियाँ की बजाय ये जो नया नक्शा ये आपका है और वो पिछला नक्शा जो पुराना रिंग रोड थी उसका था कि ठल्लियाँ से 8 किलोमीटर मूरत है, वहाँ पे एक इंटरचेंज भी लिया गया, तो ये एग्जैक्टली वहाँ पे ज़मीन थी। तो ये तो बिल्कुल जो है इनका झूठ पकड़ा गया और ये कि जी मैं रिज़ाइन करता हूँ, कि जब तक ये साबित ना हो। तो अगर ये खुद इनका ये FIR एक डॉक्यूमेंटेड इनकी हमशीरा की खुद वो आई हुई ये साबित हो गया। मज़ीद इन्होंने खुद इतराफ़ किया उसमें हामिद मीर के इंटरव्यू में कि जी वहाँ ये मैं बता दूं कि मागला रोड के ऊपर जो है ना वहाँ भी मेरी ज़मीन है। सो ये नहीं पता कि वो ज़मीन जो मागला रोड पे जो खुद इसका इतराफ़ कर रहे हैं वो कब ख़रीदी गई,
वो किसके नाम पे खरीदी गई, वो तो खुद इतराफ़ किया, वो अभी सामने आना है। पर यहाँ हो ये रहा है कि आजकल में ये रोज़ खबरें आ रही कि जी एंटी करप्शन पंजाब ने जो है ना इसके ऊपर एक्शन ले लिया है। तो हम ये कंसिस्टेंटली कह रहे हैं कि जनाब ये क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के तो सारे चीफ मिनिस्टर से लेके बाकी दोनों अक्यूज्ड हैं और दोनों पार्टीज जो हैं यहाँ पे दो ग्रुप्स आगे हुए हैं और दोनों ग्रुप्स को मुझे कसूरवार लगते हैं। तो इसका वो नहीं फैसला हो सकेगा, ये एंटी करप्शन ही है, ठीक है नैब भी कहे, मगर मेरा ख्याल है इसकी एक फॉरेंसिक ऑडिट कराना बड़ा ही ज़रूरी है और ये JIT बड़ी लाजमी है। लास्टली मैं ये बता दूं कि ये जुल्फी बुखारी साहब ने उसी इंटरव्यू में बहुत कहा जी मैंने पहले इसलिए रिज़ाइन किया था रूजवेल्ट का कि वो मेरे पे इस तरह का नहीं इल्ज़ाम था, अब क्योंकि बहुत डायरेक्ट इल्ज़ाम है। तो रूजवेल्ट की पहले तो ये है कि अच्छी खबर ये आ गई है कि ये अटॉर्नी जनरल साहब जो है ना जावेद खान साहब, ND खान साहब के साहबजादे हैं, उनका ये बड़ा कमाल है कि पहले जितने भी हम हमारी इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाते थे हम हार जाते थे। ये पहला एक बड़ा फैसला है कि रिकॉर्ड का जो TCC कंपनी जीती हुई थी अवार्ड, उन्होंने जो रूजवेल्ट होटल और स्क्राइब होटल पेरिस में जो था उनको अटैचमेंट करवा ली थी, उनको एक किस्म का उसके ऊपर समझ लेंगे सीजर करवा लिया था कि जनाब आप जब तक हमारे पैसे नहीं देते तो ये होटल है। तो वो वापस आ गया है, वो हार गए हैं, पाकिस्तान जीत गया है कि अभी उनकी जो अटैचमेंट थी वो ख़त्म हो गई है और लिटिगेशन के पैसे भी शायद उनको ही अब देने पड़ेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। मगर जो जुल्फी बुखारी साहब का ये रोल उनका अगर जुल्फी का थोड़ा वर्जन हम अगर पढ़ दें तो अच्छा है, थोड़ा सा उनसे बात जो हुई थी जी जी अगर आपकी बात पर मैं एक सेकंड में कहता हूँ कि इसके अंदर रूजवेल्ट के अंदर भी जो इनके ऊपर था कि इस दौरान में पहले भी रूजवेल्ट के ऊपर हमले होते रहे, मगर ये पहली दफ़ा हुआ कि रूजवेल्ट को बंद कर दिया गया, जिसमें ये शक था कि जानबूझ के बंद होटल नहीं किया जाता। होटलिंग इंडस्ट्री के लोग कहते हैं, मुझे खुद न्यूयॉर्क में बड़ा मौका मिलता रहा उस होटल में जाने का, होटल को बंद तभी किया जाता है जब इस प्रोजेक्ट को आपने फेल करना हो। अब आप हाँ वो हमने उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया उनसे जुल्फी बुखारी साहब से, क्योंकि आमिर साहब ने जो स्टोरी इन्होंने ब्रेक की है शेयर की है, वो ये कहते हैं जुल्फी बुखारी साहब कि मेरी हमशीरा, उनका नाम सकीना बुखारी साहब ने अल इनाम कंपनी में 2000 में सरमायाकारी की थी। अल इनाम कंपनी ने मेरी हमशीरा ये जो सकीना बुखारी साहब के साथ फ्रॉड किया, जुल्फी बुखारी कह रहे हैं, और इसके खिलाफ फ्रॉड के खिलाफ सकीना बुखारी ने FIR दर्ज करवाई 2019 में 19 साल नहीं करवाई गई। अच्छा FIR में जिस जमीन का जिक्र है वो रिंग रोड से काफी दूर है। जुल्फी बुखारी अल इनाम ये डेवलपर्स का प्रोजेक्ट तहसील फतेह जंग के इलाके मूरत में शुरू होना था, ये जुल्फी बुखारी साहब ये कह रहे हैं। जहां तक वैसे इन हाउसिंग सोसाइटी का इनका ताल्लुक है, 2 में हम भी लुटे गए हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। 2 में अब होता ही है कि जो बंदा थोड़ा सा भी किसी पोजीशन पे हो, मैं किस वक्त मैं बता नहीं सकता किस तरह मैं आपको तफसील बताऊंगा। मेरी बीवी ने अपनी चूड़ियां बेच के, पहले की बात है, और साथ में कुछ सेविंग करके हमने कमेटियां डाल के प्लाट लिए 2 प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में, लूट मार करके चले गए। जरूरी नहीं होता कि हर वक्त जो बंदे, अब मैं ये बात जिक्र ही नहीं कर सकता कि जनाब कि हम भी लूटे गए हैं। इनमें करते क्या है ये बड़ी कि सम टाइम ये जो लोग हैं ये एक्सप्लॉइट करते हैं, ये हाउसिंग सोसाइटीज वाले हैं, ये फ्रॉड करते हैं। मुमकिन है, मैं जस्ट बीइंग ए डेविल्स एडवोकेट अनदर स्टोरी दे रहा हूँ कि जुल्फी बुखारी की बहन के साथ भी ये कुछ हुआ हो जो हमारे साथ हो चुका है कि ये लोग फिर बाद में एक्सप्लॉइट करते हैं, बदमाशी करते हैं हाउसिंग सोसाइटीज वाले, किसी के हाथ नहीं आते, इन्होंने गुंडे पाले हुए हैं, फिर इन्होंने आगे मीडिया के लोग रखे हुए हैं। अगर मेरे जैसा बंदा भी बात करने की कोशिश करेगा, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं जनाब, ये हमारे खिलाफ वो कर रहे हैं। सो सम टाइम अगर जुल्फी का हाथ लगा है, आमिर साहब की स्टोरी बिल्कुल सच्ची है, FIR के साथ है, 20 साल बाद भी हाथ लग गया, और अगर उन्होंने ये जमीन खरीदी थी और उसकी इन्वेस्टमेंट थी उनकी बहन की और ये फ्रॉड उनके साथ किया हुआ है, मैं जाती तौर पर 2 हाउसिंग सोसाइटीज का आपको बता रहा हूँ, आज तक मेरी बीवी मुझे बड़े बैठ के बातें करते हैं, औकात आपकी इतनी है, 2 हाउसिंग सोसाइटी से खुद लूटे बैठे हैं आप, अपने पैसे आप रिकवर करवा नहीं सकते, तो लोगों के बैठ के वो करते हैं। सो आपने और उनमें फर्क ये है कि उन्होंने 2019 में इनकी गवर्नमेंट आने के बाद FIR करा के, जब FIR करवा के उनके खिलाफ एक्शन करवा लिया, तो उसके बाद यहाँ पे मूरत पे एक्सटेंड हो गई रिंग रोड, वो हुई होगी, ये काम जुल्फी एंड कंपनी ने बिल्कुल ठीक किया है। ये करते हैं, फ्रॉड ये करते हैं, 20 साल बाद भी सही कुछ ना कुछ किया है। कुछ कोइंसिडेंसेस हैं जो कि रिंग रोड स्कैंडल को मजीद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, और हल वही है कि इसका ट्रांसपेरेंट एंड कंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, JIT बननी चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।